नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टेस्ला एजुकेशन में। और पिछले 3 लेक्चर हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा। 76 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ से जो है ये चौथा लेक्चर है हमारा। और चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइज, दिस इज ड्यू टू। तो टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे मटेरियल में, उनमें जो है पारस्परिक जो है कोलिजन होगा, जिसके कारण जो है उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ से ये है, मान लीजिए हमारा कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से जो है अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके बाद जो है इसके जो एटम होंगे मटेरियल के, पारस्परिक टक्कर के कारण जो है यहाँ पे इनका रेजिस्टेंस जो है बढ़ने लगता है इस पूरे मेटल का, ठीक है। जब रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो यहाँ पे I²R इंड्यूस होने लगेगा, जिसके कारण जो है हीट यहाँ पे डेवलप होने लगेगी। तो बस यही था इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बल्ब्स ऑफ 500 वाट एंड 200 वाट रेटेड एट 250 वोल्ट विल हैव रेजिस्टेंस रेशियो एज, ठीक है। 2 बल्ब हैं आपके, एक 500 वाट रेटिंग का है और एक दूसरा जो है वो 200 वाट रेटिंग का है। और 250 वोल्ट सप्लाई से इसे सप्लाई दिया जाता है। तो इसके रेजिस्टेंस में जो रेशियो आएगा वही पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकलेगा। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, पावर के इन्वर्सली होता है, ठीक है। यानी R = 1/P। ये कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, देख लीजिए, P = V²/R। तो अब यहाँ से इन्वर्सली हो गया, तो जो 500 वाट का जो बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस 200 वाले से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पे 2:5 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है यहाँ से। मतलब ऐसे करेंगे आप, R2/R1 = P1/P2। तो यहाँ से जब करेंगे आप तो 500 और इससे जो है 200/500 आएगा। इससे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2:5 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है। ए ग्लास रॉड व्हेन रबड विद सिल्क क्लॉथ इज चार्ज बिकॉज। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है। इट्स टेक ए प्रोटॉन, इट्स एटम आर रिमूव्ड, इट्स गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव अवे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे ही हम रगड़ते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण जो है वो चार्ज आ जाता है। अब इसे हम अलग कहीं भी रखेंगे, जैसे कंघी को हम सूखे बालों में रगड़ते थे तो कागज़ के छोटे टुकड़े उसमें चिपक जाते थे, ठीक है। बस वही कंडीशन है यहाँ पे। तो इसका डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, इट्स गिव अवे पॉजिटिव चार्ज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। विदर सर्किट में बी AC और DC फॉलोइंग मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। करंट को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा यूज होगा अगर करंट AC है या DC। तो यहाँ पे देखिए हमें करंट को कम करना है यानी इम्पीडेंस को बढ़ाना है। तो इम्पीडेंस कैसे बढ़ेगा, देखिए कैपेसिटर के लिए क्या होता है हमारा, XC = होता है 1/2πfc, ठीक है। तो यहाँ पे अगर DC है तो हमारी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सर्किट बिल्कुल ओपन हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडक्टर की, तो इंडक्टर का होता है XL, ये क्या होता है 2πfl होता है। अब यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी 0 करते हैं तो जो ये इम्पीडेंस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन हमें करंट एक डिज़ायर्ड वैल्यू पे जो है रिड्यूस करानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रजिस्टर यूज़ करेंगे। क्योंकि रजिस्टर में क्या होता है, या DC हो या AC, आप एक अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी करंट की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं, जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और रिएक्टर की बात आई है तो रिएक्टर बिल्कुल सेम XC वाला वो लगाएगा, XL वाला। और इसका जो रिएक्टर का यूज होता है वो ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन में जो है करंट को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट यहाँ से कंट्रोल हो जाती है, वेरी नहीं करती। इसका इंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, रिएक्टर का। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है।
It becomes more difficult to remove any electron from the orbit. First electron from the orbit, second electron from the orbit and third electron from the orbit. तो अभी देखिए, इसे ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए ये इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसकी ये यहाँ पे कक्षाएं हैं। तो यहाँ से जब जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे जो न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा यहाँ पे वो सबसे कम लगेगा और यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। जैसे जैसे आप चले आते हैं इधर न्यूक्लियस की तरफ फोर्स बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है जैसे हमारा क्या हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनकी कंडक्टिविटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी, और बात आती है जहाँ चांदी की, चांदी की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसका जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है कंपेयर टू कॉपर। तो इसलिए जो है सिल्वर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। बस यही फंडा यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जब हम न्यूक्लियस के नज़दीक जाएंगे, ठीक है, दूसरे तीसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा, तो डिफ़िकल्टी होने। तो यहाँ पे हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, ये सही हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 81 क्या कह रहा है, व्हेन वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपनड द टोटल करंट विल। तो पैरेलल सर्किट है कोई इस प्रकार से, ठीक है। तो उसका जो है ये जो है ये जो इसका एक टर्मिनल है ये ओपन हो जाता है, यानी कि ये एलिमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये मान लीजिए कि ये सीधे सीधे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट आ रही थी वो यहाँ भी जा रही थी, यहाँ भी जा रही थी। तो यहाँ पे जो टोटल करंट मिल रही थी इन दोनों का ऐड होके मिल रही थी, ठीक है। तो कह रहा है कि जो लेग ओपन हो जाता है, यानी टोटल सर्किट का लेग जो है ये आपका ओपन हो जाता है यहाँ से। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी करंट जो फ्लो होने वाली रहेगी यहाँ पे जीरो हो जाएगी टोटल। तो आप देख रहे हैं डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला करंट बिकम जीरो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। इन ए लैम्प लोड व्हेन मोर देन वन लैम्प आर स्विचड ऑन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड। तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जितने भी लैंप लगाए जाते हैं डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल जो भी हैं, जहाँ भी लगते हैं, तो सारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लैंप ये हो गया L1, L2, L3, तो इस तरह से लग गए। तो लैंप के पास क्या होगा, कुछ न कुछ इसका रेजिस्टेंस होता है, रेटिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ न कुछ तो होता ही है। तो ये तीनों मान लीजिए तीन है, इनके R1 हो गए, R2, R3, R1, R2, R2, R3, R1 जो भी हैं। तो अब ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट करने पे घटता जाता है। तो टोटल जो ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ से मिलेगा हमें वो घटा हुआ मिलेगा। तो क्या कह रहा है ऑप्शन में, क्या दे रहा है, रिड्यूस, इंक्रीज, डिक्रीज, बिकम जीरो, सॉरी, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ दी अबव। तो इसका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। ये ऑप्शन से हो जाएगा आपका बी वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। Two lamps 100 watt and 40 watt are connected in series across to 30 volt. Which of the following statement is correct? तो दो लैंप है हमारे पास और ये सीरीज में कनेक्ट है, यहाँ से सप्लाई हमारी दी जा रही है। तो 100 वाट बल्ब लैम्प विल ग्लो ब्राइटर, 40 वाट लैम्प विल ग्लो ब्राइटर, बोथ लैम्प विल ग्लो इक्वल ब्राइट, 40 वाट लैम्प विल फ्यूज़। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे 230 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, तो किसके अक्रॉस जो है ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो इसकी रेटिंग तो दी नहीं गई है बल्ब की, वोल्टेज रेटिंग। तो क्योंकि यहाँ पे जो है रेटिंग नहीं दी गई है वोल्टेज रेटिंग, तो 230 वोल्ट जो अप्लाई होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों के अक्रॉस, ठीक है, दोनों बल्ब के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जिसकी रेटिंग ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसकी रेटिंग जो है कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो कम रेटिंग वाले के अक्रॉस जो है ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसलिए वो ज़्यादा ब्राइट करेगा। तो इधर देख लीजिए आप, ऑप्शन 40 वाट लैम्प विल फ्यूज़
40 वाट लैम्प विल ग्लो ब्राइटर, तो बी वाला से हो जाएगा, जिसकी रेटिंग कम है तो ये ज़्यादा चमकेगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट एंड 100 वाट लैम्प विल बी, तो वही पहले वाला फार्मूला है, यूज करिएगा यहाँ पे, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू हमें निकालनी है तो आर को इधर लाइए, और 220 अपॉन 100, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसका कर लीजिएगा, तो लगभग यही 484 आएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा यही आएगा। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, इन द केस ऑफ डायरेक्ट करंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज विद टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज विद टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन एंड कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए आप, डायरेक्ट एसी करंट जो होती है, पहले एसी को हम लेते हैं, एसी क्या होती है कि एक साइनसॉइडल वेव की तरह जो है इसे चलती है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और डेवलप्ड कंट्री में 60 हर्ट्ज यूज होती है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, जिस प्रकार से टाइम बढ़ता जाता है इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है, और फिर एक इंस्टेंट ऐसा आता है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, फिर निगेटिव में चलती रहती है, फिर 0 हो जाती है, तो डिफरेंट टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और डायरेक्शन भी देखिए, इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो रही है, ठीक है। तो एसी के लिए तो इस तरह हो गया। अब बात आती है अगर डीसी की, तो डीसी में आप देखे होंगे कि बिल्कुल इस तरह की सप्लाई हमें मिलती है, जो कि टाइम के साथ जो है बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। ये कैसे मिलती है इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ आपसे। देखिए कि जब हम लगाते हैं रेक्टिफायर यहाँ पे हम यूज कर दिए, ठीक है, यहाँ से जो हमें मिली वेब वो कैसी मिलती है, फुल वेब रेक्टिफायर हो तो ऐसे मिलती है, ठीक है। तो अब ये कम्प्लीटली जो है डीसी तो है नहीं, इसमें कुछ रिपल्स रहते हैं, ठीक है, तो इसे जो है बिल्कुल प्योर डीसी में बदलने के लिए फ़िल्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे एलसी फ़िल्टर हो गया आपका, आरएल फ़िल्टर, कई तरह के फ़िल्टर हैं। ये जब मैं मेजरमेंट वाला लेक्चर लूँगा तो उसमें सब कुछ बेहतरीन तरीके से बताऊँगा आपको, ठीक है, और एसी में भी कुछ इसके पार्ट मिलेंगे, तो अभी आगे इसका डिस्कशन होगा। लेकिन फ़िलहाल हम ये जानते हैं कि जब फ़िल्टर लगा देते हैं इसमें तो सारे रिपल्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो इस प्रकार से हमें जो है बिल्कुल प्योर डीसी मिलती है, ठीक है, इस प्रकार का वेव हमें मिलता है। तो बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन कांस्टेंट, पहला वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए बकेट फुल ऑफ वाटर लॉट ऑफ बबलिंग इज ऑब्जर्व्ड, दिस सजेस्ट दैट द टाइप ऑफ सप्लाई इज। तो इससे जो है देखिए, अगर डीसी सप्लाई करते हैं या एसी करते हैं, इस तरह से जैसे मान लीजिए अगर एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो एक थोड़ी देर के लिए तो वो चलेगी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके H2O के पार्टिकल होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन क्या होता है नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या होता है पॉजिटिव, तो एक दूसरे की तरफ ये जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, हाइड्रोजन नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो अब अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव साइकिल में वो दोनों एक दूसरे का अपोज में भग गए, ठीक है, मान लो पॉजिटिव पे चला गया या नेगेटिव पे चला गया, फिर जब नेगेटिव आएगा तो फिर जो है वो दूसरी डायरेक्शन में होने लगेंगे, तो ये फिर पुनः जो है हाइड्रोजन वहाँ पहुँच जाएगा, ऑक्सीजन वहाँ पहुँच जाएगा, अगर एसी है तो। लेकिन अगर डीसी है तो ऑक्सीजन फिर निकलना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए बुलबुले हमें दिखाई देते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो करंट जो इसमें फ्लो हो रही है वो डीसी है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट लैंप एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस से क्या इफेक्ट रहता है, तो अभी मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था, रेजिस्टेंस घटने लगता है, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस हो, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वो घटने लगता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है जिस मेटल के बनाए जाते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं, और जो उनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है वोल्टेज के कारण, ठीक है, तो इसलिए जो है वो उनका रेजिस्टेंस भी
घटने लगता है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 88 क्या है, बल्ब इज स्ट्रीट लाइट आर कनेक्टेड इन। तो चाहे डोमेस्टिक हो या स्ट्रीट लाइट, इंडस्ट्री, कहीं भी जो बल्ब लगाए जाते हैं वो हमेशा जो है पैरेलल में लगाए जाते हैं। ठीक है, हमेशा जो है बल्ब पैरेलल में लगाए जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए सीरीज में लगाए जाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक आता है, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक आ गया तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, तो ये तीनों लैंप जो है जहाँ के तहाँ ऐसे ही बंद हो जाएंगे और जो स्ट्रीट बिल्कुल अंधेरे में आ जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर बात आती है पैरेलल की, तो मान लीजिए एक बल्ब यहाँ से फ्यूज होता है तो बाकी ये दो बल्ब आपके जलते रहेंगे, बस एक ही बल्ब यहाँ पे आपका बंद होगा। तो इसलिए हम पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। पैरेलल में वोल्टेज भी सेम रहता है। ठीक है, तो कई सारे इसके वो हैं, ये सब बिल्कुल एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वाला जो पोर्शन आएगा उसमें बढ़िया से कवर होगा। तो फिलहाल जानते रहिए, हमेशा जो स्ट्रीट लाइट में सीरीज कनेक्शन यूज होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89, फॉर टेस्टिंग अप्लायंस द वोल्टेज ऑफ टेस्ट लैम्प शुड बी। तो कह रहा है कि जो टेस्टिंग होती है उसमें जो लैंप यूज होता है उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, वॉट रेटिंग क्या होनी चाहिए। तो वॉट रेटिंग मैक्सिमम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जितने ज़्यादा उसकी रेटिंग हो उसका रेजिस्टेंस घटता जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत भी अगर कहीं से हमें फॉल्ट टेस्ट करना है, माइन्यूट सा करंट आ रहा है तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर लो रेटिंग रहेगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो करंट का पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हम हाई रेटिंग का यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऑप्शन देखते हैं, वेरी लो, लो, हाई, एनी वैल्यू। ठीक है, तो हाई वाला यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। स्विचिंग ऑफ लैम्प इन हाउस प्रोड्यूस नॉइज, दिस इज़ बिकॉज स्विचिंग ऑपरेशन प्रोड्यूस। ठीक है, तो जैसे हम स्विच ऑपरेट कराते हैं तो देखे होंगे रेडियो वगैरह में नॉइज आता है, क्योंकि वहाँ पे आर्क जो है निकलती है। ठीक है, जिसके कारण रेडियो इंटरफेरेंस होता है। और ये आर्क क्यों बनती है, क्योंकि इंडक्टेंस होता है, हाई इंडक्टेंस होता है। ठीक है, इंडक्टेंस क्या करता है कि करंट के परिवर्तन में जो है वो विरोध करता है, यानी कि अपोज करता है करंट चेंजिंग का। तो जब हम सर्किट ओपन करते हैं तो करंट बिल्कुल अपने जीरो वैल्यू पे पहुंचती है अचानक। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे स्पार्किंग होती है और इसलिए रेडियो में नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, स्पार्किंग अकर्स व्हेन ए लोड इज स्विचड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज हाई। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इंडक्टेंस के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, इंडक्टेंस बी वाला ऑप्शन दिया है आपका, ये सही है। और क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, कॉपर वायर ऑफ सर्टेन लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज ड्रॉन आउट 3 टाइम्स इस लेंथ विदाउट चेंजेस वॉल्यूम, देन न्यू रेजिस्टेंस वायर बिकम्स। ठीक है, तो ये हमारा कॉपर वायर है मान लीजिए। ठीक है, इसका हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं और लेंथ को खींच के बढ़ा देते हैं, 3 गुना बढ़ाते हैं। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है यानी क्या होता है, L1 इंटू V1 इज इक्वल टू L2 V2 रख रहे हैं। ठीक है, L1 V1 A1 बराबर L2 A2, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा और इसकी जो लेंथ होगी, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो इसका सीधे सीधे फार्मूला आप याद रखिएगा, क्या होता है, अगर हम n टाइम्स से इंक्रीज कर देते हैं खींच के वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, तो जो रेजिस्टेंस हमें मिलता है ओवरऑल वो n² अपन इंटू आर मिलता है। ठीक है, जो पहला रेजिस्टेंस होगा उसमें जो है जितना गुना हम बढ़ा रहे हैं उसके स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो 3² इंटू आर यानी कि 9R हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर आप जानना चाहते हैं कैसे आता है ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस R1 था, तब जो है लेंथ L1 थी और एरिया क्या था, A1 था। अब लेंथ को 3 गुना कर दिया गया तो L2 क्या हो गई, 3L1 हो गई।
A2 का पता नहीं, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली थ्योरी से L1 A1 बराबर L2 A2 से आप करेंगे तो यहाँ पे R2 अपॉन R1 इजिकल टू L2 A1 अपॉन L1 A2, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R2 वाला जो आएगा वो 9R1 आएगा, करके आप देखिएगा यही आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? व्हेन रेजिस्टेंस एलिमेंट ऑफ ए हीटर फ्यूज and then we reconnect it after removing portion of it, the power of the heater will। तो क्या होगा कि जब देखिए ये हीटर कॉइल है हमारा, तो ये देखिए हम कहाँ पे थे कि हमारी थी कॉइल, ठीक है। यहाँ पे फ्यूज़ होना था, तो यहाँ पे फ्यूज़ हो गया। तो अब मान लीजिए कि इतना हम कट करके यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर से हमारा जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो लेंथ होगी वो घट जाएगी, ठीक है। एल जो है वो कम हो जाएगी। अब एल के कम होने से हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा रो एल अपॉन ये आएगा जो, तो लेंथ कम हो गई जब, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे देखिए कि रेजिस्टेंस जब कम हुआ तो P की वैल्यू हमें बढ़ के मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है, जो अप्लाई हो रहा था वही वोल्टेज हो रहा है, बस रेजिस्टेंस में परिवर्तन आया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो पावर मिलेगी वो बढ़ के मिलेगी। तो ऑप्शन क्या कहता है हमारे पास? डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव। तो इंक्रीज हो, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? ए फील्ड ऑफ फोर्स कैन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू आयंस, टू एटम्स, टू मेटल पार्टिकल। तो फोर्स डिपेंड करता है कि दो जो पार्टिकल हैं या दो जो एटम है उन पे चार्ज कैसा है, ठीक है। तो एटम पे तो कोई चार्ज है नहीं, क्योंकि एटम जो होते हैं वो लगभग न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। कोई भी मटेरियल हमारा है वो पॉजिटिव निगेटिव मिलके सब कुछ वैसे न्यूट्रल अवस्था में रहता है। टू आयंस, आयंस क्या होते हैं? अगर आयंस है तो या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव है, दोनों में से कोई है, तभी तो वो बना। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी है, जैसे हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन वो अपना जो है त्याग देता है तो H+ आयन बन जाता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्लोरीन है, एक लेता है तो ये निगेटिव आयन बन जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे तो बस हमें अगर फोर्स कहीं देखने को मिलेगा तो आयन के बीच ही मिलेगा, परमाणु और मॉलिक्यूल्स और टू मेटल पार्टिकल इनमें से किसी में भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि चार्ज देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव आयन है दोनों, तो यहाँ पे अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है। और अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और समझिए कि अगर दो कंडक्टर हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो इन दोनों में अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन लगेगा, एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ से को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? ए सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट टू डिसिमिलर एटम्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूल्स डिसिमिलर हैं, जैसे कि मैं आप एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। जैसे मान लो H2O है, ठीक है, जल। तो इसमें क्या हाइड्रोजन देखिए और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, इनके मिलने से जल बना है। तो ये क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया, यौगिक हो गया, ठीक है। तो यही पूछा है वो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल से क्या बनेगा डिसिमिलर एटम से, तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड, ठीक है। सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में वो या तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सारे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सब एक ही
नेचर के होंगे, ठीक है। सुपर कंडक्टर, कंडक्टर है तो वो सेम एक ही मटेरियल उसका मॉलिक्यूल का बना हुआ है, चाहे कॉपर है, एल्यूमिनियम है। इंसुलेटर है तो वो भी अलग बात होगी, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड आता है ये सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। 1 माइक्रोवोल्ट इज, तो 1 माइक्रोवोल्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए आप, एक होता है मिली, और उसके बाद आता है माइक्रो, उसके बाद आता है नैनो, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और उसके बाद एक और आता है, यहाँ तक ही यूज होता है पिको, ठीक है। तो ये हो गया पिको, ये हो गया नैनो, ये हो गया आपका माइक्रोन, ये हो गया मिली। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर दो आप इलेक्ट्रॉन के उसमें, ठीक है। तो 1 माइक्रोवोल्ट, तो 1 वोल्ट मान लो हो गया, 1 वोल्ट है, इसमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, माइक्रो आया तो 1 × 10⁻⁻6 वोल्ट। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग कुड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो ये याद करने वाली चीज़ है, इसे आप याद रखिएगा। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। कॉपर का होता है यही, ठीक है। क्या होता है कॉपर का? 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर, याद रखिएगा इसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। इंटरनेशनल ओम इज डिफाइंड इज टर्म ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ मर्करी, ए क्यूब ऑफ कार्बन, ए क्यूब ऑफ कॉपर, द यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो देखिए, अगर बात आती है रेजिस्टिविटी की, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो है क्यूब पे बेस्ड होती है, ठीक है। कोई अगर कंडक्टर है अच्छा खासा, उसके अपोजिट जो इसके मतलब क्यूब के फॉर्म में है वो इस तरह का है वो, ठीक है। तो इसके क्रॉस यानी अपोजिट जो फलक इसके हैं, इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस हमें मिलता है, ठीक है, यूनिट लेंथ के हैं ये, इनकी सब जो है जो भी डायमेंशंस हैं सब यूनिट है, तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, रो से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर बात आती है इंटरनेशनल रेजिस्टेंस की, तो वो जो है पारे के उस पर मेज़र किया जाता है, ठीक है, पारे का कॉलम लेके। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। इंटरनेशनल ओम जो लिया गया था ना, वो ऐसा था कि बर्फ़ के जो है लेंथ जो है, मान लीजिए कोई बर्फ़ का गोला है, ठीक है, और उसकी लेंथ जो ली गई थी वो ली गई थी 106 × 3 सेंटीमीटर, और उसका जो मास होगा यानी द्रव्यमान जो उसका था वो 14 पॉइंट समथिंग लिया गया था, 45 मान लीजिए, इतना लिया गया था ग्राम में, ठीक है, इसका मास। इतनी बर्फ़ जो है जितने टेम्परेचर पे जो है पिघल जाती है, उस टेम्परेचर पे पारे का जो है एकांक लेंथ का जो रेजिस्टेंस लिया गया था, जो रेजिस्टेंस मिला था, वही इंटरनेशनल रेजिस्टेंस बन गया था। और इंटरनेशनल रेजिस्टेंस जो 1 ओम होता है हमारे इधर यहाँ इंडिया में, वो इंटरनेशनल ओम से कम है। इंटरनेशनल ओम होता है 1.01 करके ऐसे कुछ ओम होता है जो इंटरनेशनल जो है, और इंडिया के इसमें यही रिलेशन मिलता है कि 1 से ज़्यादा होता है, और जो इंडिया का 1 ओम होता है वो इंटरनेशनल से कम होता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड विल बी। क्या कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर पहले वो कनेक्ट किए जाते हैं पैरेलल में, देन इन सीरीज, तो उसका रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो इसे आप यहाँ से समझिए। मान लीजिए 3 हैं, पहले सीरीज में ऐड हुए, तो मान लीजिए R था इसकी वैल्यू, तो सीरीज में हो गए R2 R3 करके, तो प्लस में ऐड होते चले जाते हैं। तो जब एक ही वैल्यू है वो 3 टाइम्स ऐड हो रहे हैं, तो 3R हो जाएगा सीरीज में, और पैरेलल में क्या हो जाएगा? R/3 हो जाएगा, ठीक है। ये आप जानते होंगे, काफ़ी सिंपल मेथड है। अगर n रेजिस्टेंस है, ठीक है, नंबर ऑफ n रेजिस्टेंस अगर सीरीज में ऐड होते हैं तो NR होता है, और अगर पैरेलल में होते हैं तो N/R हो जाता है। तो उसी हिसाब से देखेंगे तो R2/R1 करेंगे, तो R2 में क्या मिला था हमें? R/3 मिला था, और R1 में क्या मिला था?
3R मिला था, ठीक है। यहाँ एक 1, ठीक है, और यहाँ से ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9R मिलेगा और यहाँ पे R से R कैंसिल 1/9, तो जो R1 जो होगा वो 9R2 होगा, ठीक है। 9 टाइम्स इंक्रीज होकर मिलेगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा, 9 टाइम्स, ठीक है। और अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा जो है रिलेशन है वो गलत है। तो पावर के जो 3 फॉर्मूले होते हैं, ये पहला क्या होता है, P = VI, ठीक है। दूसरा क्या होता है, P = I²R, और तीसरा क्या होता है, P = V²/R, ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पे। ये 3 फार्मूले होते हैं पावर के। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये जो है दिया है आपका P = V/R², इसका कुछ मतलब नहीं बनता, ये फार्मूला गलत है। तो यहाँ पे C वाला ऑप्शन यहाँ पे ये आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आएगा। थैंक यू।